नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अजय पुंडीर। दर्शकों, जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई जीवन शैलियाँ और उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक जीवन शैली का प्रभाव रहता है हमारे आम जनजीवन में। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे उत्तराखंड की संस्कृति एवं विरासत के बारे में, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान श्री लोकेश ओरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप एक मानव वैज्ञानिक हैं, एक संस्कृतविद हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक मानव वैज्ञानिक और एक संस्कृतविद होने का सफ़र कैसा रहा और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? जी, हिमालय में रहने की वजह से ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हिमालय में इतनी विविधता है, इतनी तरह तरह के समाज हैं, इतने तरह तरह के लोग हैं, और हिमालय में चलना, पैदल चलना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनकी जीवन शैली के बारे में जानना, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा। और आज भी मैं हिमालय की घाटियों में घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो उनकी संस्कृतियों के बारे में जानने की कोशिश हम करते हैं। और ये एक व्यक्ति के लिए भी बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको आपके व्यक्तित्व को बहुत उभारता है, और इससे बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है इसको करके। आपने हिमालय क्षेत्रों की बात करी, उत्तराखंड भी एक हिमालय राज्य है, और आपने बात करी कि हम जब उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों का में हम देखते हैं और उनसे मिलते हैं तो उनकी एक जीवन शैलियों की झलक हमको देखने को मिलती है। तो आपके अनुभव के, अपने अनुभव के आधार पर हमें बताइए कि कैसी कैसी जीवन शैलियाँ आपने देखी अपनी यात्राओं के दौरान, अपनी जितने भी आपने काम किया है इतने लंबे समय से, इस पर हमें बताइए। देखिए, मेरा ज़्यादा काम जौनसार में रहा, लेकिन मैं विभिन्न क्षेत्रों में घूमा, विभिन्न क्षेत्रों में गया। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हिमालय में जो समाज रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनका जीवन काफ़ी दुश्वारियों से भरा है, काफ़ी मुश्किल जीवन है जी। लेकिन वो प्रकृति के इतना करीब हैं, प्रकृति से इतना उनका जुड़ाव रहता है कि वो दुश्वारियाँ भी बहुत अच्छी लगती है और आसानी से पार हो जाती हैं लोगों की। खासकर ये जो कम्युनिटी लिविंग है, जो कम्युनिटीज़ आपस में मिलके रहती हैं, जैसे आप देखेंगे गढ़वाल में, कुमाऊँ में एक पूरी पट्टी है या एक पूरा क्षेत्र है, सब आपस में एक दूसरे को रिश्तेदार ही मानते हैं। तो चाहे दूर का रिश्तेदार हो तो वो कहेगा कि मैं इसी गांव का हूँ, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे चाचा हैं। तो ये जो आपस में जो संबंध हैं ये बहुत ही प्रगाढ़ हैं, बहुत ही गहरे संबंध हैं, और ये जो कम्युनिटी लाइफ है, इससे जितनी भी मुश्किलें हैं पहाड़ के जीवन की वो आसान हो जाती हैं। लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समाज बदल रहे हैं, आधुनिकता आ रही है, तो ये संबंध में भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेन तो है, एक मतलब हल्के पड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं टूटते भी जा रहे हैं। जो जुड़ाव है मिट्टी से वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। तो उसी को उभारने के लिए, उसी को और सशक्त करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और करना चाहिए। जी, आपने बात करी कम्युनिटी लिविंग की, और कम्युनिटी लिविंग से हमारी संस्कृति पैदा होती है, निकलती है। तो एक संस्कृति अगर हम जब समझते हैं, या संस्कृति से हम क्या समझे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका वैसा मीनिंग क्या होता है कि जिससे हम ये समझे कि इसकी संस्कृति ये है, यहाँ की ये है, इस तरीके में हमें बताइए। देखिए, वैसे तो भारत पूरा एक भूभाग है, एक सब कॉन्टिनेंट है, इसकी एक ही संस्कृति है जी। लेकिन इसी संस्कृति के बीच में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो संस्कृति का अर्थ है कि हमारी पहचान, कि जैसे आप विदेश जाएं और कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम नहीं बताएंगे, या आप ये भी नहीं कहेंगे कि मैं उत्तराखंड से हूँ या इस गांव से हूँ। आप सीधा ये कहेंगे कि मैं भारतीय हूँ। तो एक भारतीय होना आपकी पहचान हो जाती है। लेकिन फिर उसी विविधता में आप जब किसी गांव में जाते हैं या किसी अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो आपके रीति रिवाज, आपके गीत, जो गीत आपको नानी गा के सुनाती थी सुलाते समय, वो उस तरह के गीत, या खेतों में काम करते हुए जो लोग गीत गाते हैं, या जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जैसे यात्राएं हैं उत्तराखंड में, जैसे
नंदा राज जात यात्रा है जी। और बहुत सारी तीर्थ यात्राएं यहाँ पे निकलती हैं, तो वो सभी हमारी संस्कृति का भाग हैं। तो संस्कृति में सभी कुछ सम्मिलित हो जाता है, आपका खान पान, आप कौन से कपड़े पहनते हैं, आपकी वेशभूषा क्या है, आप कौन से गीत गाते हैं, आपकी कहानियाँ क्या हैं आपके समाज की, वो सभी आपकी संस्कृति का एक भाग हैं और वही आपकी पहचान है जी। जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वो आइडेंटिटी जब व्यक्ति की स्ट्रांग होती है, वो उससे जुड़ा हुआ होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, तो समाज भी अपने आप में अच्छी तरह से विकसित होता है। जी, आपने संगीत की बात करी, गीत संगीत की बात करी, नृत्य की बात करी, रंगमंच की बात करी, वो भी शायद एक भाग होगा किसी संस्कृति का। तो हमारे उत्तराखंड में जब हम बात करते हैं, रम्माण करके बहुत सारे हमारे यहाँ फेस्टिवल्स हैं, लोकल फेस्टिवल्स हैं, जो कि हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं विभिन्न आयामों द्वारा। तो इसी में गंगा एक हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और गंगा में आपने एक लंबे समय तक काम किया है, उसके अनुभव के बारे में हमें बताइए। तो गंगा एक हमारी विरासत का बहुत ही अनूठा भाग है जी। और मैं कई वर्षों से गंगा पे कार्य कर रहा हूँ। गंगा से जुड़ी हुई जितनी भी रीति रिवाज हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, गीत हैं, उन चीज़ों को हम देख रहे हैं। साथ ही गंगा के आसपास जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आर्किटेक्चर है, उसको भी स्टडी कर रहे हैं और नेचर को भी स्टडी कर रहे हैं। तो गंगा से भारत की पहचान जुड़ी हुई है। देखिए, नदियाँ तो विश्व भर में बहुत हैं, लेकिन गंगा का स्थान सबसे ऊपर है। वो इसलिए कि गंगा एक तो हमारी जो लोकगीत हैं या हमारी जो लोक कथाएं हैं, उसमें बिल्कुल साफ तौर से ये है कि गंगा स्वर्ग के सुख भोग रही थी, लेकिन वो स्वर्ग के सारे सुख छोड़कर पृथ्वी पर आई मानवता का कल्याण करने के लिए। जी। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है गंगा पे। दूसरा कि गंगा एक ऐसी नदी है जो सिर्फ आपके जीवन काल में ही आपको सुख नहीं देती, लेकिन जब मृत्यु काल होता है उसमें भी हजारों करोड़ों लोगों को वो शांति प्रदान करती है, मोक्षदायिनी है जी। तो मोक्ष के लिए भी लोग गंगा के किनारे आते हैं, दुख में आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये सुख मिलता है कि चलिए गंगा ने हमारे पाप धो दिए। तो गंगा एक बहुत ही अद्भुत नदी है और गंगा के आसपास जो संस्कृतियाँ विकसित हुई वो भी अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऐसी हैं कि उनको स्टडी किया जाना चाहिए। जैसे कि आप को मैं बताऊं कि गंगोत्री धाम जो है जी, गंगोत्री धाम से आगे जितने भी पिलग्रिम जाते हैं, जो लोग तीर्थ यात्री होते हैं, वो लोग जाते हैं, वो जूते पहन के नहीं जाते। एक समय पे तो ये माना जाता था कि ये शिव का स्थान है, इसलिए यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए जी। लेकिन अब बहुत ट्रैकर्स, एडवेंचर वाले लोग जाने लग गए हैं। लेकिन जो तीर्थ यात्री हैं, मैं अभी भी देखता हूँ कि जो 70 वर्षीय 80 वर्षीय लोग हैं वो धोती कुर्ता पहने उतनी ठंड में, बर्फ में, लेकिन वो जूता नहीं पहनते क्योंकि उनकी आस्था है गंगा के प्रति। और बहुत सारे लोकगीत हैं गंगा से जुड़े हुए। उत्तराखंड में ही हमने कितने लोकगीत ऐसे डॉक्यूमेंट किए हैं जिसमें गंगा के ऊपर बात होती है और महिलाएं खासकर गंगा से बहुत जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड की, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंत में बस गंगा ही हमारी सारी मुश्किलों को दूर करेंगी जी। तो मैं इस पर एक बात जानना चाहूँगा कि ये जुड़ाव के पीछे सोच क्या है, क्योंकि है तो एक नदी ही जी अगर देखा जाए और उत्तराखंड की संस्कृति उससे बहुत जुड़ी हुई, लेकिन इस जुड़ाव के पीछे कि वहाँ मोक्ष मिलेगा, वहाँ शांति मिलेगी, वहाँ सुख मिलेगा, चाहे वो गंगोत्री हो चाहे वो कलकत्ता हो, जब अपने उसमें आ जाती है, तो इसके पीछे सोच के बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताइए। जी देखिए, सोच तो लोगों की यही रहती है कि गंगा एक पवित्र नदी है, वो स्वर्ग से आई, शिव की जटाओं से निकली और फिर धरती पर प्रवाहित हुई और उन्होंने इस पूरी धरती का कल्याण किया। गंगा के आसपास ही हमारी सभ्यता विकसित हुई। गंगा जल में ऐसी विशेषताएं हैं, मतलब ये तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रूव हुआ है कि गंगा जल शुद्ध रहता है काफ़ी लंबे समय तक जी। उसमें इतनी मिनरल्स होते हैं जो हिमालय के पत्थरों से वो
निकल के आती है, उनके साथ जब वो पानी मिक्स होता है जी। तो गंगा का जल जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और कभी कितने समय के लिए भी रख दें तो वो खराब नहीं होता। आपने सभ्यताओं की बात जी। की कि हमारे गंगा नदी या यमुना नदी या और भी नदियाँ जितनी हम हिंदुस्तान में भारतवर्ष में हुई हैं, इनके आसपास सभ्यता पली बड़ी है, संस्कृति उत्पन्न हुई है। एक इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे कि इन्हीं नदियों के आसपास लोगों ने अपना बसेरा ढूंढा और वहाँ से सभ्यता आगे बढ़ती चली गई? देखिए, जल तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है ही जी। जल के बिना तो किसी सभ्यता के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये नदियाँ हमें शुद्ध जल देती थीं, लेकिन इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, जो कृषि विकसित हुई, आज भी आप देखिए कि 44 करोड़ लोग भारत के गंगा पे निर्भर हैं जी। अपने जीवन यापन के लिए। अगर गंगा हम सोच भी नहीं सकते कि अगर गंगा ना हो तो भारत कैसे, यहाँ का समाज कैसे जीवित रह पाएगा। तो ये एक जीवनदायिनी है और लोग अब इसको धीरे धीरे ऐसा भी हुआ है कि गंगा को और भी कई नाम दिए गए, जैसे त्रिपथ गामिनी इसको बोलते हैं कि ये नदी जो है वो स्वर्ग में भी बहती हैं, पृथ्वी पर भी बहती हैं और पाताल लोक में भी बहती हैं। तो अभी जो रिसेंट साइंटिफिक स्टडीज़ आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि हम क्लाइमेट चेंज की बहुत बात करते हैं जी। तो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और गंगा विश्व की उन नदियों में आ रही, गंगा और ब्रह्मपुत्र जी, जो सबसे अधिक जो कार्बन है वो इस धरती से लेकर के समुद्र के अंदर डाल रही हैं। तो एक कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का एक प्रिंसिपल है कि अगर हमें धरती को क्लाइमेट चेंज से बचाना है तो धरती का कार्बन हमें कम करना पड़ेगा। जितना भी फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल, कोयला, ये सब जलाते हैं, इससे पोल्यूशन बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन गंगा जो है वो इतने बिलियन टन्स वो कार्बन ले जा कर के पूरे देश का, मतलब जिन जिन क्षेत्रों में वो बहती हैं सबसे हेविली इंडस्ट्रियलाइज्ड क्षेत्र हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, तो उन सब का कार्बन ले जाके आज भी बे ऑफ बंगाल में डाल रही है। तो अगर हमें देश को प्रदूषण से बचाना है, बल्कि विश्व को ये जो कार्बन फुटप्रिंट से बचाना है और क्लाइमेट चेंज से बचाना है, तो गंगा का महत्व हम सबको समझना पड़ेगा। आपने क्लाइमेट चेंज की बात करी, तो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में हम जब संरक्षण की बात करते हैं तो ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि हम एक तरफ क्लाइमेट चेंज भी करेंगे और वेलफेयर भी अगर आपको या हेरिटेज भी हमें आपको बचाने हैं, तो इसके बीच में कैसे एक कोऑर्डिनेशन रहेगा? जी नहीं, दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलनी चाहिए। देखिए, कभी भी ग्रोथ होती है किसी समाज की, हम कहते हैं हम आधुनिक हो गए या हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया, तो किसी भी समाज की जब विकास होता है तो उस समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी संस्कृति का संरक्षण करके ही साथ चले। जी, जैसे ग्रोथ होती है, दो तरह की ग्रोथ हो सकती है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो सकती है और एक कैंसरस ग्रोथ भी हो सकती है कि हमने अपना जो हमारी जो विरासत है उसको सब कुछ भुला दिया और हम एक बिल्कुल ही आधुनिक हो गए, तब हमारी जड़ें समाप्त हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि हमारी पहचान तब रहेगी नहीं। तो उस पहचान को बचाते हुए जो हमारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हैं, जो हमारा गीत संगीत है, जो हमारी प्रथाएं हैं, उनको संरक्षित करते हुए हमें विकास की ओर बढ़ना है। अगर हमने ऐसा विकास पा लिया कि हमने अपनी संस्कृति को भूल गए तो उसका कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जी, मतलब कोई भी वृक्ष बिना जड़ के तो खड़ा नहीं रह सकता। जी, इसी में संरक्षण के मैं जानना चाहूँगा कि संरक्षण के उपायों में अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिनसे कि हम विकास की धारा में भी बहें और संरक्षण भी साथ साथ चले? जी, मैं जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में आपको बताऊं तो हमारी संस्कृति का सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो ढोल दमाऊ है। ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं जो लोग बजाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर रीति रिवाज में इनका एक रोल होता है। जी, तो जो हमारे ढोल वादक हैं, जो हमारे दमाऊ वादक हैं, इनकी ट्रेनिंग अच्छी हो, इन्हें संरक्षण मिले। अगर हम इनको गुरु की तरह ट्रीट करें
आज हम इनको सिर्फ एक रूढ़िवादी सोच की तरह ही मनोरंजन के तौर पे या मनोरंजन के तौर पे लेते हैं कि अच्छा फिल्म का गीत बजाओ, ये करो। लेकिन ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे ट्रेडिशन बेयरर्स हैं। इन्होंने इतने हज़ारों वर्षों तक हमारी इस परंपरा को बना के रखा है। तो उनको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो मिले। इसी तरह से जो हमारे लोकगीत हैं, हमारी जो नृत्य परंपराएं हैं, आपने रामायण का जिक्र किया, या जैसे नंदा देवी से जुड़े हुए जो छोटी जातें हैं, राज जात है, वहाँ पे जो गीत गाए जाते हैं या जो जागर हैं हमारे, इन सभी चीज़ों को अगर हम संरक्षित करें और इसको ये ना माने कि ये आधुनिक नहीं है तो इसको हमें छोड़ना है। इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण हैं उनको समझें कि हम क्यों गाते थे जागर जी, हम ढोल दबाव क्यों बजाते थे। अगर उन वैज्ञानिक कारणों को समझकर हम उस संरक्षण का कार्य करेंगे तो हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी और हम एक आधुनिक समाज भी बन जाएंगे। आपने जिक्र किया कि जैसे हमारी जो जितनी भी लोक प्रथाएं हैं, चाहे उसमें जागर हो, ढोल दमाऊ हो या नृत्य हो, किसी भी शैली के हों, इनके पीछे इनका कम होने का, लुप्त होने का कारण, लुप्त तो नहीं कहूँगा मैं, लुप्त तो नहीं हुए, लेकिन होने की कगार पर ज़रूर है। बिल्कुल। तो इसके पीछे आधुनिकता ही एक मुख्य कारण है या कोई और भी कारण हो सकता है? देखिए, आधुनिकता तो अपने आप में कारण होता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोगों का अपने संस्कृति में कॉन्फिडेंस खो देना। कि हमारी शिक्षा शायद पूरी नहीं हो पाई कि हमें अपनी संस्कृति, अपने जो रीति रिवाज हैं, अपनी परंपराएं हैं, उनको निभाते हुए ऐसा हीन भावना आ जाती है हमें। तो वो हीन भावना इसलिए आती है कि शायद हमारी शिक्षा पद्धति हमें ये सिखाती है कि ये एक तरह का सुपरस्टिशन है या एक तरह की बैकवर्ड सोच है, और कोई और जो कर रहा है या विदेश में जो हो रहा है वो एक तरह की मॉडर्न सोच है जी। तो ये एक विरोधाभास है हमारी शिक्षा पद्धति में। हमारी शिक्षा पद्धति को भी बदलना पड़ेगा कि लोग जो भी विद्यार्थी हैं वो इन परंपराओं में एक तरह का प्राइड फील करें। ऐसा उनको लगे कि ये परंपराएं जब तक हम संरक्षित करेंगे तभी हमारा जो विकास है वो पूर्ण होगा। इसी क्रम में मैं आना चाहूँगा कि यात्रा का आपने एक जिक्र किया था, शायद वो एक तरीका हो सकता है कि जिससे हम अपनी लोक संस्कृति को बचा सकें। अगर हम यात्रा करना है, अपने आने वाली जनरेशंस को यात्राएं करवाएं, अपने अपने क्षेत्रों की, पुराने क्षेत्रों की, गाँव की, तो वो समझें कि इनकी क्या वैल्यू है, ये क्यों होते थे, उसकी क्या वजह थी। इसी पर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। योग एक बहुत बड़ी देन है और मैं कहूँगा कि ये एक भारत की विश्व को जो एक धरोहर के रूप में योग हमने दिया है, उसका केंद्र ऋषिकेश माना जाता है पूरे विश्व में। इस पर आप क्या कहें? हाँ, ऋषिकेश अपने आप में योग की राजधानी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे योग सीखने आते हैं। देखिए, योग भी एक ऐसी जीवन शैली ही है जिसमें आप अपने जो एक इंडिविजुअल है, एक जो व्यक्ति है, वो इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक मिल जाता है। एक जिसको बोलते हैं योग मतलब यूनिटी। तो वो यूनिटी की बात जब आती है तो वो योग हमेशा आध्यात्म से जुड़ा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है कि आपको पतला होना है तो आप योग करें, या आपको एक्टिव रहना है तो योग करें, लेकिन ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और आध्यात्म हिमालय से ही निकलता है, गंगा से ही निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऋषि मुनि हमारे जिन्होंने तप किया, उन्होंने योग के ज़रिए एक अलग कॉन्शियसनेस तक पहुँचे, एक अलग मानसिक स्तर तक पहुँचे। इसीलिए पूरे विश्व में लोग योग कर रहे हैं। आज योग बहुत बड़ा उद्योग भी बना हुआ है। और हिमालय की तरफ तो आना ही पड़ेगा अगर आपको योग में कुछ और सिद्धि हासिल करनी है। तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और हमें मतलब इसको और बढ़ावा देना पड़ेगा, इसको एनकरेज करना पड़ेगा। बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन एक कमर्शियल रूप से दिया जा रहा है, एक पर्यटन के रूप से दिया जा रहा है, लेकिन इसको आध्यात्म की तरफ लेकर जाने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक आध्यात्म का सबसे पहले एक जरिया योग हो सकता है। इसी में क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा। पर्यटन आपने इस्तेमाल किया, स्लो टूरिज्म एक नया शब्द, एक नई
शब्दावली इस्तेमाल हो रही है जी इसके बारे में हमें बताएं। जी, तो स्लो टूरिज्म के क्षेत्र में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। इससे इसका यही अर्थ है कि आप अगर विश्व के किसी भी कोने से उत्तराखंड में आएँ तो ये सोच के ना आएँ कि जैसे 5 डब्बे हैं कि मैंने केम्प्टी फॉल देख लिया, मॉल रोड देख ली या ऋषिकेश देख लिया और उसको टिक मार्क करके वापस चले जाएं। होता क्या है कि पर्यटक जब किसी बड़े शहर से उत्तराखंड की तरफ आता है तो वो अपनी जीवन शैली साथ लेके आता है कि जिस तरह से वो तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी जीते हैं वही जीवन शैली के साथ वो यहाँ घूम कर भी वापस चला जाता है, जिसे हम आजकल के टर्म में कहते हैं वीकेंड प्लान्स। जी, तो उसको ये एहसास ही नहीं होता कि मैंने छुट्टी ली या मैंने रिलैक्स किया, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से 10 चीज़ें देख के चला गया गाड़ी में बैठ के, और तो वो ना लोगों से मिला, ना उसने यहाँ का जो स्थानीय खान पान है उसे ट्राई किया, ना उसने यहाँ की संस्कृति की कोई झलक ली। तो स्लो टूरिज़्म के अंतर्गत हम यही प्रयास करते हैं कि लोग एक तो पैदल चलें। जैसे हमने अभी केदारनाथ का जो पैदल मार्ग था उसको मैप किया है जी। तो अगर आप हरिद्वार से पैदल चलें तो केदारनाथ के रास्ते में बहुत सारी चट्टियाँ हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं जहां आप रात को रुक सकते हैं, और हर एक प्रयाग के पास या हर एक ऐसे स्थान जो कि नदी के किनारे होता है उस पे एक अलग रिचुअल पहले तो प्रिस्क्राइब किया रहता था जी कि आप इस स्थान, आप देव प्रयाग पहुँचे, आप ये वाले मंत्र पढ़ेंगे, स्नान करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक आपने वो नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी है जी। आज क्योंकि सबका जीवन तेज़ हो गया, आज लोग हेलीकॉप्टर से मंदिर के ऊपर ड्रॉप हो जाते हैं जी। तो उसका आशय यही था कि आप शिव से मिलने जा रहे हैं। अगर आपको भगवान शिव ने अपॉइंटमेंट दिया है तो आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, लेकिन अब ये फास्ट टूरिज़्म में वो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो स्लो टूरिज़्म को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो कम्युनिटी है, गांव है, वहाँ पे ठहरना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये लोग गायें कैसे चराते हैं, या ये लोग खेत में क्या काम करते हैं, या ये चटनी कैसे बनाते हैं, या ये जब दूध मथते हैं तो उसको मथते हुए कौन सा गीत गाते हैं। तो वहाँ की चिड़िया, वहाँ के पेड़, वहाँ का पर्यावरण, वो सब उस स्लो टूरिज़्म का हिस्सा है, और वही एक्सपीरियंस हम पर्यटकों को देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो करिए और गांव की जो जीवन है उसकी दुश्वारियों को भी समझिए और उसकी जो खूबसूरती है उसको भी देखिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी यात्रा पर आएँ तो उस यात्रा के लिए आप ये ना सोचें कि मैं सारी यात्राएं इतने कम समय में कर लूँ, बनिस्बत जी कि आप एक यात्रा करें और उसके लिए पूरा समय लें, ताकि उस क्षेत्र की कला, संस्कृति, लोक सभ्यताएं, खाना पीना, रहन सहन, वहाँ का पर्यावरण, इकोसिस्टम जिसे हम बोलते हैं, वो एक जान सके। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा कि इकोसिस्टम और एक जो मानव का रिश्ता है जी, वो क्या है और वो कैसे पनप रहा है और वो कैसे आगे बढ़ रहा है। जी देखिए, जो प्रकृति है तो बहुत बड़ा एक जो इकोसिस्टम की आपने बात करी, एक बहुत बड़ी चीज़ है। मानव उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा भाग है। अगर आप इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो जो मानव समाज है वो एक तरह से ये 6th मास एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहा है जी। कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारा उद्योग बढ़ा रहे हैं, या जितने फॉसिल फ्यूल्स हम जला रहे हैं, जितनी पोल्यूशन कर रहे हैं, जिस तेजी से कर रहे हैं, हाँ जिस तेजी से कर रहे हैं, बहुत एक जंगलों को काट रहे हैं जी। तो मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी, लेकिन पृथ्वी या प्रकृति को उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तो एक ही स्पीसीज हैं जी, कितनी और स्पीसीज खत्म हो गई लेकिन प्रकृति को कोई असर नहीं पड़ा। तो ये हमें समझना है कि प्रकृति को हम कैद नहीं कर सकते, हम प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है, और जो भी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो हमारे लिए ही घातक सिद्ध होगा। लेकिन समाजों ने ये जान लिया था कि प्रकृति के साथ मिलकर रहना कैसे है, और हिमालय में ये मैं ख़ास तौर से देखता हूँ कि हम प्रकृति के साथ मिलकर रहते थे और उतना ही प्रकृति से लेते थे जितना हम लौटा सकते थे, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेते थे जी। जितने भी हमारे गांव का जीवन है, आप देखिए कि हर चीज़ का प्रयोग है। मतलब अगर गायें हैं तो दूध का भी प्रयोग है, गौमूत्र का भी प्रयोग है, गोबर का भी प्रयोग है,
हर चीज़ हम उसके लिए प्रयोग कर लेते थे। जी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज की जो हमारी संस्कृति है वो वेस्ट की संस्कृति है। इसलिए हम देखते हैं पहाड़ों पे इतना प्लास्टिक है, सॉलिड वेस्ट इतना पर्यटन से आता है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो ये सामंजस्य बिठाना बहुत आवश्यक है। और हम अपने गीतों को सुने ध्यान से, अपनी यात्राओं पे जाएं या किसी गांव में 10 दिन भी बिताएं, आराम से उनकी जीवन शैली को देखें, तो ये अंतर हमें साफ समझ में आ जाएगा कि शहरी जीवन और गांव का जीवन आपस में कितना अलग है और वो कितना सस्टेनेबल है, ये कितना नॉन सस्टेनेबल है। जी, आपने सस्टेनेबल नॉन सस्टेनेबल की बात करी। आपने एक और बात करी कि हमने प्रकृति से उतना लिया जितना हम दे सके। जी, इसको थोड़ा और विस्तार में बताइए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि हमने प्रकृति से उतना ही लेना जितना हम उसको वापस कर सके। उसका दोहन नहीं करना कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। मैं इसको एक उदाहरण देके बताऊंगा। जैसे बांज का पेड़ है जी, जो हमारे हिमालयी क्षेत्र में हिमालयन ओक, जिसको हम बांज बोलते हैं, उसको पहाड़ की माँ बोला जाता है। गांव-गांव में जो बांज का जंगल है उसको पवित्र जंगल माना जाता है। जैसे एक हरियाली देवी हमारे यहाँ एक पहाड़ है, तो हरियाली को देवी ही मानते हैं वहाँ पर। जी। जब हरियाली देवी की यात्रा निकलती है तो सबसे कहा जाता है कि कोई शोर नहीं मचाएगा जी, या ये वाला पत्ता कोई तोड़ेगा नहीं। तो ये किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया, ये हमारी संस्कृति से ही निकल कर आया कि इस क्षेत्र में ढोल नहीं बजेगा, यहाँ पे आंचरियाँ रहती हैं, यहाँ पे दैवीय शक्तियाँ हैं। और जब वो उस यात्रा पे जाते हैं जी, तो पूरा जो जंगल है वो बांज के पेड़ों का जंगल है। वैसे ट्रॉपिकल देशों में ओक नहीं होता, लेकिन ये हमारे गढ़वाल कुमाऊं की एक हिमालय राज्यों की, हाँ, हिमालय राज्य की देन है कि यहाँ पे ये हिमालयन ओक वृक्ष है। और एक एक वृक्ष अगर आप उसकी जड़ों को ध्यान से अध्ययन करें, अपनी जड़ों में हज़ारों लीटर, मतलब एक तो शोध ये कहता है कि कम से कम 1400 लीटर पानी एक जड़ में होता है। तो वो धीरे धीरे उस पानी को छोड़ते हैं वो पेड़, और इसीलिए उसको पहाड़ की माँ कहा जाता है कि ये जल संरक्षण के लिए इतना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हिमालय को पूरे विश्व के वाटर टावर्स कहा जाता है। अगर आप लोकगीत उठाएं तो उसमें आप देखेंगे कि इन्हीं पेड़ों की जड़ों को शिव की जटाएं माना जाता है। मतलब ये वर्णन आता है लोकगीतों में कि ये जो वृक्ष हैं, इनकी जो जड़ें हैं, यही शिव की जटाएं हैं जिन्होंने गंगा को अपने में समाहित कर लिया था। तो ये संस्कृति और प्रकृति का कितना गहरा जुड़ाव है इसमें। जी, आप देखिए, तो बांज के पेड़ के पत्ते हैं, उनको भी यूज़ करते हैं हम पेस्टिसाइड की तरह। मतलब एक एक चीज़ को हम प्रयोग करते हैं गांव में। लेकिन जो आज की जो बाज़ारी संस्कृति है उसमें हम लोग कुछ भी खाने की चीज़ लेते हैं तो प्लेट इधर फेंकते हैं, चम्मच इधर फेंकते हैं, प्लास्टिक का होता है ज़्यादातर जी, और सॉलिड वेस्ट के पहाड़ पे पहाड़ हम बनाए जा रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हम सॉलिड वेस्ट के पहाड़ बनाए जा रहे हैं जी, लेकिन हरियाली कहीं गुम होती जा रही है, और उसको संरक्षित करना हमारा ही कार्य, हमारा ही दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और हमें बड़ी खूबसूरती से समझाने के लिए कि प्रकृति और मानव का रिश्ता ही हमारी असली संस्कृति है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका अजय जी। जी, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।